मैं महेंद्र यादव शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पिछले लेक्चर में हमने विद्युत फ्लक्स और फ्लक्स पर आधारित 2 न्यूमेरिकल सोल्व किए थे और आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है सतत आवेश वितरण। और जैसे सतत आवेश वितरण कंप्लीट होगा इसी में गाउस का नियम आ जाएगा और फिर इससे गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो और हम सोल्व कर लेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहें और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनसे रिलेटेड। देखो, सतत आवेश वितरण यानी जो आवेश का जो वितरण है हमें यहाँ पर फिलहाल 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 प्रकार से दिख रहा है। एक तो सतत हो सकता है और दूसरा सतत ना हो। जैसे हमारे पास ये कोई भी एक सरफेस है और इस सरफेस को हम चार्ज देते हैं, ऐसे एक दूसरा सरफेस है इसको भी हम चार्ज दे देते हैं। अब चार्ज अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई प्लस है और उसको ले जाकर के इसमें रख देते हैं। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है कि हम इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा निकल करके तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर हम प्लस चिन्ह शो करते हैं। इस पे अच्छे से फिर ध्यान देना, प्लस क्या है? प्लस सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है। प्लस कोई एक्स्ट्रा से दिया गया पार्टिकल नहीं है। प्लस तो ये शो और करता है कि हमने कोई ना कोई पार्टिकल यहाँ से निकाल लिया है और उसकी कमी को शो कर रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लेते हैं तो इसके अंदर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी को शो कर रहा है ऐसे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता था नेगेटिव, तो वो निकल गया तो उसकी कमी हो गई है। ऐसे ही अब यहां पर मैं बात करूं कि चार्ज ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। अब इन दोनों से मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे निकाल लिए इस तरीके से। अब जो ये वाली जो सरफेस दिख रही है इसमें जो भी आवेश हैं वो सब जगह एक समान रूप से वितरित है। ऐसे ही मान लो कि कोई दूसरा सरफेस है और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो इस पर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से दिख जाए, इस तरीके से हमें दिखे, तब हम ये कहेंगे कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो पूरा का पूरा एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी कंटिन्यूअस है। ये देखो, इनमें जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ, उतना ही गैप यहाँ, ये सब जगह कंटिन्यूअस गैप है इनमें। जबकि इसमें भी जो धनावेश है ये कंटिन्यूअस गैप नहीं है, यहाँ पर तो ज्यादा प्लस का गुच्छा है और यहाँ पर थोड़ा कम, फिर बीच में कुछ है ही नहीं, फिर यहाँ और कम चार्ज है। तो जो ये वितरण हो रहा है ये एक समान का वितरण नहीं है, यानी इस वितरण में तो भेदभाव सा हो गया और जबकि इसमें एक समान हुआ है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अब आवेश का जो वितरण है ये 2 प्रकार से हमें दिखता है कि आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, दूसरा एक समान रूप से ना हो। अब जो एक समान रूप से आवेश का वितरण है यानी लगातार है, ये कैसा वितरण है? लगातार। जबकि ये वाला है ये बीच बीच में टूट रहा है कि यहां ज्यादा फिर यहां है ही नहीं, यहां कम, तो टूटने वाली घटना है। तो इसमें लगातार वितरण नहीं है, इसमें आवेश का वितरण लगातार है। लगातार को हम कंटिन्यूअस या संतत बोलते हैं, इसको सतत भी कह देते हैं, संतत या सतत बोल देते हैं। तो ये सतत है, ये असतत हो गया। तो हमारे जो सिलेबस है फिजिक्स के अंदर हम असतत वाला कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे। कंप्लीट जो जानकारी लेंगे वो सिर्फ हम सतत के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जो भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो सतत आवेश वितरण पर आधारित है, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। अब यहाँ सतत ये जो आवेश है अगर वो किसी वस्तु में एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण ये वितरण के आधार पे 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये देखो। इसका पहला तो है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है
पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो पृष्ठ है इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला। तो ये जो सतत आवेश वितरण है ये 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब ये क्या होता है, तो देखो, जो आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित हो और वो एक सतत लगातार होना चाहिए कि आवेश है वो किसी एक रेखा पर लगातार वितरित हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या इससे पहले हम सतत भी लिख सकते हैं कि रेखीय सतत आवेश वितरण। ऐसे ही अगर कोई आवेश पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठ सतत आवेश वितरण कहते हैं। अगर आवेश आयतन के अनुदिश वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, और एक समान रूप से है तो आयतन सतत आवेश वितरण कह सकते हैं कि वॉल्यूम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस हो रहेगा इसके अंदर, इसमें भी सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम इनको समझते हैं कि रेखीय का मतलब क्या है। यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी एक चालक तार है, यानी कोई एक तार है और इस तार की मोटाई बहुत कम मोटाई है। यानी मैं ये कहूं कि जो ये तार है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना के बराबर है, यानी सिर्फ जो इसका यहाँ अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है वो भी बहुत स्मॉल है, और केवल इसकी जो लंबाई है, एरिया इसका बहुत ही कम है, यानी बहुत ही ज्यादा पतला वायर है। तब हम उसकी बात करें तो इसको अगर जो हम आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी सरफेस पर लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। और अब हम क्या कहेंगे कि जो ये आवेश है वो इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो रहा है, इसलिए इस प्रकार का जो वितरण है इसको रेखीय सतत आवेश वितरण कहेंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये तार है। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर मैं इस तार को मोड़ दूं तो मोड़ने के बाद जो आवेश है वो इसकी परिधि के अनुसार वितरित होगा, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, रेखीय सतत आवेश वितरण का। तो इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, ये वाला। इस पे डिफरेंस करना कि अगर हम ऐसा बनाते हैं तो ये तो 3D में स्फीयर को बताता है, गोले को, और ये वाला जो ये वाली जो डिजाइन है ये सर्किल को बताती है, वृत्त को बताती है। अगर हम वृत्त के लिए ये बना देंगे तो फिर हम स्फीयर के लिए कौन सा डायग्राम शो करेंगे। तो इनमें दोनों में डिफरेंट है, जहां सर्किल बनाना होता है तो हम 2D में ऐसा बनाते हैं और हमें स्फीयर बनाना होता है तो ऐसे बनाते हैं। तो ये अंदर से खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जो इसकी सिर्फ यहाँ ये वाला यहाँ मैटर है, अब हम इसको जो चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इसकी परिधि पर चला जाता है, और परिधि एक लंबाई है, और अगर इसकी रेडियस r हो तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। तो जो इसका आवेश वितरित है वो 2πr लेंथ के ऊपर है, यानी 2πr परिधि के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेखीय सतत आवेश वितरण का। और अंदर से खाली हो और बाहर से सिर्फ इसकी ये सरफेस पर यहां चार्ज हो परिधि पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, वलय, रिंग। तो रिंग भी किसका एग्जाम्पल है, रेखीय सतत आवेश वितरण का इसका एग्जाम्पल है। जैसे मैं ये कहूं कि हमारे पास एक ये वायर है, अब जो इस वायर की मोटाई है वो ना के बराबर है। अब हम जो इसको आवेश दे रहे हैं वो आवेश इसकी लंबाई के ऊपर वितरित होगा,
और हम इसको कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। अब इस वायर को हम ऐसे मोड़ देते हैं, यानी इस वायर को हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये एक सर्किल बनेगा, ये वाला। अब यहां देखो, इसको मोड़ने से जो ये सर्किल बन रहा है, इस सर्किल में अब पहले जो आवेश वितरित था वो इसकी लंबाई के अनुदिश था। अब जो इसका ऊपर आवेश वितरित हो रहा है वो इसकी परिधि पर आ गया है तो ये भी लंबाई, जो वायर पहले जितना लंबा था उतना ही लंबा अभी भी है, सिर्फ इसकी डिजाइन बदल गई है कि आवेश इसकी परिधि पर वितरित है, तो ये भी रेखीय आवेश वितरण का ही एग्जाम्पल होगा। और अंदर से क्या होना चाहिए? खाली। अगर ये अंदर से खाली है तो जो आवेश है वो हवा में तो रुक नहीं सकता, आवेश सिर्फ इसकी परिधि पर होगा। और जो अंदर से खाली होता है उसको हम वलय कहते हैं, रिंग। जैसे साइकिल की रिंग होती है ना, तो वो भी एक रिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ आवेश इसकी परिधि पर है यानी रिंग, तो ये भी रेखीय सतत आवेश वितरण का एग्जाम्पल होगा अगर इसको आवेश देंगे तो। इसका अगला है पृष्ठ सतत आवेश वितरण या पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा कि अगर हम आवेश दें और वो पृष्ठ के ऊपर फैल जाए, वो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये वाला है, आइए अंदर से भरा हुआ है और अंदर से पार्ट भरा हुआ होगा। अब हम इसको आवेश देंगे तो बीच में देखो हवा नहीं है, ये मेटल का भरा हुआ है। जैसे ये मान लो कि तांबे की प्लेट है, तो ये तांबे की प्लेट है और अब इसको अंदर आवेश देंगे तो वो इसकी परिधि पर भी होगा और साथ में इसके अंदर भी होगा, क्योंकि अंदर मैटर है और मैटर पे चार्ज हो सकता है, तो वो इसके अंदर यहां भी होगा। अब इस प्रकार का जो ये वितरण है वो किसके ऊपर हो रहा है? पृष्ठ के ऊपर। तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए जो ये इसका नाम क्या है यहां पर? चकती। और चकती को हम क्या कहते हैं? डिस्क। ये वाला है। इसके बाद इसका अगला एग्जांपल ले कि पहले जो हम वायर ले रहे थे, ये वायर बहुत ही पतला वायर था। हम यहां लिख सकते हैं कि पतला वायर या पतला तार। अब हम इस तार की कुछ मोटाई ले लें। अगर इस तार की कुछ मोटाई होगी तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब अगर इसके सरफेस पे जो आवेश दिया जाएगा वो इसके वक्र पृष्ठ पर होगा, तो अब वो रेखीय का एग्जाम्पल नहीं होगा, वो किसका होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल होगा। तो हम यहां पर ऐसे बनाएं कि इसकी अगर कुछ मोटाई हो, तो मोटाई होगी तो जो आवेश है, फिर से ध्यान दो, अगर मोटाई नहीं होती है तो वहां पर पृष्ठ की बात नहीं होती, क्योंकि बहुत वो पृष्ठ है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है उसके क्षेत्रफल को। अब यहाँ इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है तो जो इसका आवेश होगा वो इसके वक्र पृष्ठ पर होगा। अगर ये भरा हुआ है तब तो इसके अंदर भी हो सकता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो अंदर से ये खाली है, खाली है इसका मतलब खोखला है, और खोखला होगा तो इसके अंदर हवा होगी, हवा में चार्ज रह नहीं सकता यहाँ पर। तो जो भी हम इसको आवेश देंगे वो इसके वक्र पृष्ठ पर होगा या फिर इधर वृत्त की परिधि पर आ जाएगा। तो ये कैसा आवेश वितरण है? पृष्ठ आवेश वितरण। और इसके लिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे? आवेशित खोखला बेलन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। चकती देखो अंदर से खाली था, हवा में चार्ज नहीं रुक सकता, तो केवल परिधि पर था, तो रेखीय आवेश वितरण। अब हम इसको अंदर से भी भर देते हैं, भरने के बाद अंदर मेट्रो हो जाएगा तो चार्ज अंदर रुक सकता है, यानी कहां पर रुकेगा? पृष्ठ पर। लेकिन चकती है और इसकी मोटाई नहीं है, ये हम कहेंगे कि मोटाई नहीं है। अगर इसकी मोटाई हो जाएगी तो मोटाई होने से लंबाई चौड़ाई और मोटाई मिलकर के आयतन बना देंगे, तो फिर कौन सा वितरण पे चला जाएगा? ये आयतन आवेश वितरण पे। तो ये भी डिफरेंस याद रखना है कि इसकी मोटाई नहीं है, मोटाई नहीं है तब ये, यानी वह चकती जिसकी मोटाई ना हो और उसके पृष्ठ पर जो आवेश वितरित होता है लगातार, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझें कि जो हमें ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट है कि ये अंदर से देखो पूरा भरा हुआ है और जो आवेश देंगे वो इसके पूरे पृष्ठ के ऊपर है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण का। अब मैं ये कहूं कि अगर ये वाला पार्ट है वो अंदर से खाली होता,
तो ये आवेश कहाँ वितरित होता, सिर्फ इसके परिधि के ऊपर। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता, रेखीय आवेश वितरण का। अगर हम इसके बीच वाले पार्ट को काट देते हैं तो काटने के बाद जो शेप बनती है वो हमें ये वाली शेप दिखेगी, ये वाली शेप है। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया है, रेखीय आवेश वितरण। ये तो वलय होगी, अंदर से खाली है, तो ये तो रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा। अगर इसके बीच का पार्ट भरा हुआ है तो फिर ये क्या बन जाएगी, चकती। और चकती किसका एग्जाम्पल होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण का। और देखो क्या इस चकती की कुछ मोटाई है क्या, इस जो बहुत ही पतला पेज है और इस पेज की मोटाई ना के बराबर है, इसलिए इसके अंदर आयतन काउंट नहीं होगा। आयतन नहीं होगा तो केवल इसका सरफेस बचेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आगे देखो, अगर हम इसकी बात करें पतले वायर की, तो पतले वायर का अभी हमने ये देखा था कि इस तरीके से ये बहुत ही पतला वायर है कि जिसका जो पृष्ठ है वो ना के बराबर हो, ऐसा कोई पतला वायर है। अब हम बात करें कि ये वायर है, ये थोड़ा कुछ मोटाई का हो, तो मोटाई का होगा तो इसका वक्र पृष्ठ होगा। जैसे ये वाला हमारे पास एक बैट है और बैट का जो हत्था है, केवल हम इसके हत्थे की बात करें तो अब इसका जो यहां हमें एक बेलन शेप दिख रही है। अब जो ये बेलन शेप दिख रही है तो इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब हमने इसको कुछ आवेश दिया है तो वो आवेश कहां फैला है, इसके वक्र पृष्ठ के ऊपर। तो अब ये किसका एग्जाम्पल बन गया है, पृष्ठीय आवेश वितरण का। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πr_l होता है। तो इसका जो आवेश वितरित है वो कहां पर वितरित होगा, 2πr_l पर वितरित होगा। अगर ये ऊपर से पैक है ऐसा तो भी आवेश कहां पर आ जाएगा, इसके इधर वाले वृत्त के ऊपर आ जाएगा। और ऐसे ही इधर वाले वृत्त के ऊपर आवेश आ जाएगा। और अंदर से खोखला हो तो यहां भी अगर ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे पृष्ठ चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर ये शो कर सकते हैं कि यहां पर भी कैसा आवेश आएगा, पृष्ठ आवेश वितरण वाला, ये वाला शो करेंगे हम ऐसे। तो ये हमने इधर शो कर दिया है। या ये वक्त जो हमें मार्कर दिख रहा है ये भी किसका एग्जाम्पल है, पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल होगा। अब अगला है ये आयतन आवेश वितरण। तो ये देखो आयतन आवेश वितरण क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर आवेश आयतन के अंदर वितरित हो तो इसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। और आयतन के लिए क्या है कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो बंद पृष्ठ किसको परिबद्ध करता है, आयतन को, जो हमने इससे पिछली क्लास में देखा था। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठोस गोला, और ये गोला अचालक होना चाहिए, अचालक ठोस गोला। क्योंकि अब यहां देखो, अब इसके अंदर आयतन परिबद्ध है, अब इसके अंदर आयतन होगा। ठोस है तो अगर देखो खोखला है तो भी आयतन होगा, ठोस है तो भी आयतन होगा। लेकिन ठोस होगा तो इसके अंदर मैटर होगा तो इसके ऊपर आवेश रह सकता है। अगर ये खोखला होगा तो इसके अंदर हवा होगी और हवा में आवेश रुकेगा नहीं। तो अब यहां में हम ठोस गोले की बात करते हैं कि जो ठोस गोला है इसके अंदर मैटर भरा हुआ है। अब अगर हम इस आवेश इसके आयतन में वितरित कर दें, और ये अचालक है, अचालक का मतलब है कि आवेश को जहां दिया जाएगा वो वहीं की वहीं होता है। अगर यही चालक होता तो आवेश अगर हम इसके आयतन में देते तो वो प्रतिकर्षित होके और कहां पर पहुंच जाता, सरफेस पर आ जाता, तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल हो जाता। तो अगर हम अचालक ठोस गोले को आयतन में आवेश वितरित करते हैं तो वो आवेश इसके आयतन में ही रहता है, ये वाला, ये चकती नहीं है, ये गोला है यहां पर और इसके अंदर आयतन है। पहले हम इसको फिर से क्लियर करते हैं, अचालक और चालक गोले की बात करें। ये चालक गोला है, देखो चालक और अचालक में क्या फर्क है, चालक में तो आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है और अचालक में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अगर हम चालक गोले से इलेक्ट्रॉन निकाल लें और ये पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाए तो अब प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा तो ये कहां पर आ जाएंगे, एक दूसरे से जितना हो सकता है उतनी दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये यहां पर आके बैठ जाएगा। इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो ये भी एक दूसरे से हो सकता है उतनी दूर जाने की कोशिश करते हैं और ये सारे के सारे कहां पर जाके बैठ जाएंगे, सरफेस पर। तो अगर हम चालक गोले को आवेश देते हैं, गोले का मतलब यहां ठोस हो, ठोस होगा, खोखला होगा तो अंदर रह ही नहीं सकता, तो चालक ठोस गोला है ये।
तो चालक ठोस गोले को अगर हम अंदर आवेश देंगे तो आवेश में प्रतिकर्षण होगा। चालक है तो वो गति कर सकते हैं और वो पूरे के पूरे कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर। और सरफेस पर आ जाएंगे यानी पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर कैसा वितरण होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो फिर ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण का बनेगा। तो जो पृष्ठीय आवेश वितरण है इधर मैं ये लिख सकता हूं कि ठोस गोला, ये चालक ठोस गोला, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अंदर आवेश देंगे तो कहां पर पहुंच जाएगा, सरफेस पर। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये खोखला हो, चालक हो या अचालक, अगर वो खोखला है तो अंदर आवेश रुक सकता है क्या, नहीं रुकेगा। तो वो आवेश कहां पर आएगा, पृष्ठ पर। तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण का। तो इसके लिए मैं यहां पर ये बनाऊं कि ये वाला है। अब इसको चाहे ये चालक का हो चाहे अचालक का हो, ये कैसा है, खोखला गोला है, खोखला गोला। ध्यान दो, चालक हो चाहे अचालक हो, क्या है ये, खोखला गोला। खोखला होगा तो अंदर हवा होगी तो चार्ज रुकेगा नहीं, चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर आएगा। और चार्ज इसकी सरफेस पर आएगा तो कैसा वितरण होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, चालक ठोस गोला, अचालक होगा तो नहीं होगा, चालक ठोस गोला पृष्ठीय आवेश वितरण के एग्जाम्पल है। अब खोखला है तो खोखला होगा तो आवेश कहां पर मिलेगा, केवल बाहर पृष्ठ पर। तो चाहिए चालक हो या अचालक हो, जो खोखला गोला है उस पर दिया गया आवेश होगा वो पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल होगा। बात करते हैं आयतन सतत आवेश वितरण की। ये ठोस अचालक गोला है। अब अगर हम इसको अंदर आवेश देंगे, आवेश में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अचालक है, आवेश गति नहीं कर सकता, यही की यही रुका रहेगा। तो अगर इसके आयतन में अंदर ही रहेगा तो कौन सा वितरण हो जाएगा, आयतन। चालक होता तो गति करते तो कहां पर पहुंच जाते, सरफेस पर। तो कौन सा वितरण होता, पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाता। तो ये ठोस अचालक गोला आयतन आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम एक अलग एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे कोई बेलन है। अब ये बेलन अचालक हो और ठोस हो तो क्या होगा, इसके अंदर अचालक ठोस बेलन है तो इसके अंदर आवेश जाएगा, तो अचालक तो आवेश पृष्ठ पर ये होगा, ये आयतन आवेश वितरण का एग्जाम्पल होगा। फोकस करो, अचालक है, अचालक होगा तो आवेश गति नहीं कर पाएगा, गति नहीं करेगा तो अंदर ही रहेगा, बेशक प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। और ये कैसा है, ठोस। तो ये भी आयतन आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। अब हम बात करें, जैसे ये फुटबॉल की हम बात करते हैं, अंदर से मैं ये कह रहा हूं कि ये खाली है, तो अंदर से खाली है, हवा भरी है, तो हवा में तो आवेश रुकेगा नहीं, आवेश कहां पर मिलेगा, पृष्ठ के ऊपर। तो देखो इसका पूरा का पूरा प्लस सरफेस पर आ गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया है, आयतन आवेश वितरण। ये पृष्ठीय। देखो इसके आयतन में नहीं है ना आवेश, तो कहां पर होगा, पृष्ठ पर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पृष्ठीय आवेश वितरण का है। चाहे चालक हो चाहे खोखला अचालक हो, पृष्ठीय आवेश वितरण ही होगा। बात करता हूं मैं इसको भर दूं, अगर ये अंदर से भरा है और अंदर में प्लस दे दूंगा और ये अचालक है तो सरफेस पर नहीं आ पाएगा, तो आयतन का। और चालक होगा तो कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पर। तो किसका बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण का। अब अगली हम बात करते हैं चकती की, कि चकती की मोटाई नहीं है तो कैसा वितरण था, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर इसकी मोटाई हो जाएगी तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, आयतन। और जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इसकी हमें कुछ मोटाई दिख रही है और अंदर से ये भरी हुई भी है, तो अंदर से भरी हुई है और इसकी कुछ मोटाई भी है, तो फिर इसके अंदर आयतन होगा। और मैं कह देता हूं कि अचालक है, ये जो मैं कहूं कि ये अचालक है और अचालक होगी तो आवेश में प्रतिकर्षण तो होगा पर ये आवेश पृष्ठ पर नहीं आ पाएगा, इसके अंदर आयतन में भी रहेगा, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, आयतन आवेश वितरण का ये एग्जाम्पल होगा। अगर चकती की मोटाई हो और वो अचालक हो तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, आयतन आवेश वितरण का। चकती की मोटाई हो लेकिन ये चालक होगी तो चालक में आवेश कहां पर पहुंच जाते हैं, सरफेस पर। तो केवल कहां होंगे ये, सरफेस पर। तो किसका एग्जाम्पल बनेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण का। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि चालक है या अचालक है,
मोटाई है या मोटाई नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है या पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। अब हम साथ ही इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये कि इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, और ये किसका एग्जाम्पल हो गया था, आयतन आवेश वितरण का। अब दूसरे हमारे पास ये डिस्क है, ये देखा होगा आपने ऐसी, अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज कहां पर होगा, पृष्ठ के ऊपर। इसके अंदर मोटाई नहीं है तो आयतन में जा नहीं सकता, तो ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण का इसका एग्जाम्पल होगा, ये हम समझ सकते हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। ये 3 टॉपिक हमारे इसके बाद में और बचे हैं। देखो अपना अगला टॉपिक है आवेश घनत्व, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आवेशों का वितरण। अब यहां ये घनत्व वर्ड आ रहा है, घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, गाढ़ापन। जो चीज जितनी गाढ़ी होती है, गाढ़ापन का मतलब है कि उसके पार्टिकल है वो कितने पास पास हैं। अगर किसी जैसे पानी है, पानी के पार्टिकल ज्यादा पास में होंगे तो हम कहेंगे कि उसका पानी का गाढ़ापन बढ़ गया है, गाढ़ापन बढ़ गया है यानी उसका घनत्व बढ़ गया है। हम एग्जांपल लें कि एक तो होता है शहद और एक होता है पानी। अब पानी और शहद की हम तुलना करें तो पानी के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं बजाय शहद के, यानी शहद गाढ़ा होता है और पानी गाढ़ा नहीं होता है, दोनों के कंपेयर में हो रही है बात। तो शहद में गाढ़ापन ज्यादा है और पानी में गाढ़ापन कम है, तो हम क्या कहेंगे कि जो शहद है उसका घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है मतलब उसका गाढ़ापन ज्यादा है, और पानी का घनत्व कम है यानी उसका गाढ़ापन कम है, यानी पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हैं। फिर से समझो, गाढ़ा घनत्व का मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन का मतलब पार्टिकल पास पास। अगर पार्टिकल पास पास है तो घनत्व ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है, पार्टिकल दूर दूर घनत्व कम यानी गाढ़ापन कम है। ऐसे ही आवेश घनत्व की बात करते हैं, अगर आवेश ज्यादा पास पास में होंगे तो आवेश का घनत्व ज्यादा होगा, आवेश दूर दूर होंगे तो आवेश का घनत्व कम हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर आवेश के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब आवेश दूर दूर है, पास पास है, तो ये निर्भर करता है कि आवेश वितरित किस प्रकार से है, उसके ऊपर हम देखते हैं। तो जो हमने पहला पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, तो उसी के लिए हम लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हम ये पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा आयतन आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये देखो, तो इसका जो पहला पार्ट है रेखीय आवेश घनत्व, हम इसको पढ़ेंगे, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व को, और फिर अगला आवेश ये आयतन आवेश घनत्व को पढ़ेंगे। देखो इनके सिंबल है कि जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका सिंबल क्या दिया गया है, लैम्डा, और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है इसके लिए यूज लेते हैं सिग्मा, और जो आयतन आवेश घनत्व है इसके लिए जो सिंबल यूज लेते हैं वो रो होता है। अब यहाँ रेखीय आवेश घनत्व की बात करें, यानी जो रेखीय आवेश वितरण होता है वो यानी एक बहुत ही पतला तार है और उसकी लंबाई मान लेता हूं कि L है, L लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण होगा। अब जो इसके ऊपर वितरित आवेश है उसको मैं ये मान लेता हूं कि ये स्मॉल q आवेश इसके ऊपर वितरित है। तो L लंबाई पर कितना आवेश वितरित है, q वितरित है, तो मैं ऐसे कहूं कि L लंबाई पर वितरित आवेश q, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरित होगा, Q अपॉन L, और एकांक लंबाई पर वितरित आवेश ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, लैम्डा से। यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, बहुत ज्यादा आवेश होगा एकांक लंबाई पर तो ज्यादा आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर बहुत कम आवेश होगा तो कम आवेश घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मैं पास पास बढ़ा दूं और
तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या बढ़ गया है, रेखीय आवेश घनत्व। क्यों? क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, और क्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, लैम्डा। तो जो लैम्डा है वो डिपेंड करता है आवेश पर, कि एकांक लंबाई पर अगर ज्यादा आवेश है तो उसका रेखीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा, यानी आवेश का गाढ़ापन ज्यादा है। ऐसे ही मान लो कि मैं इसका अल्पांश ले लूं कि इतनी सी अल्पांश लंबाई dl है, तो अल्पांश लंबाई dl है और l लंबाई पर q आवेश है, तो स्मॉल लंबाई dl पर कितना आवेश हो जाएगा, dq। तो हम यहाँ पर ये dq आवेश शो कर देते हैं। अब मैं ये कहूं कि dl लंबाई पर वितरित आवेश कितना है, dq, तो फिर एकांक लंबाई पर वितरित आवेश कितना हो जाएगा, dq अपॉन dl, और यही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अब वो हमारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर कहीं पर q यूज हो रहा है तो हम वहां के लिए लैम्डा में q अपॉन l यूज ले लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं dq की बात हो रही है तो dq अपॉन dl करके वहां पर ये वाला लैम्डा काम ले लेंगे। देखो ये भी लैम्डा सेम है और ये भी सेम होगा। अगर यहाँ dq तो यहाँ क्या बन जाएगा, dl, दोनों ही फॉर्मूले वैलिड होते हैं। अब हम यहाँ पर इसके यूनिट लिखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट देखो ऊपर क्या होता है, आवेश, और नीचे क्या है, लंबाई। तो आवेश की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, और नीचे क्या है, लंबाई, और लंबाई की यूनिट कितनी होती है, मीटर। और इसको हम ये लिख देते हैं कि यूनिट कूलाम पर मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र। तो जो इसका विमीय सूत्र होगा, देखो कूलाम है, विमीय सूत्र, तो इसका जो विमीय सूत्र के लिए देखो कूलाम की विमा कितनी होती है, विमीय सूत्र A1 T1 और बटा मीटर है, और मीटर के लिए कितनी होती है, L, और ये L ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, L -1, ये इसका विमीय सूत्र होता है, और इसके अंदर m0 होता है। अब हम आगे बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यहां देखो, अगर आवेश है वो पृष्ठ के अनुदिश वितरित है तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। अब अगर वो आवेश बहुत पास है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा, वो आवेश दूर दूर है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कम हो जाएगा। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, पृष्ठीय आवेश की बात करें तो कोई भी एक चकती है, बहुत ही अल्प मोटाई की चकती है, अल्प मोटाई की चकती, और चकती है तो अंदर से भरी हुई है, तो आवेश कहां पर हो जाएगा, इसके सरफेस पर हो जाएगा। और मैं मान लेता हूं कि जो इसका सरफेस है उसका क्षेत्रफल कितना है, S, और इसकी त्रिज्या अगर R है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। और इसके सरफेस पर जो कुल आवेश वितरित है वो कितना है, Q। तो मैं यहां पर ये कहूं कि S क्षेत्रफल पर वितरित आवेश कितना है, Q। तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश कितना हो जाएगा, Q अपॉन S। और एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, dq अपॉन ds। अब मैं ये कहूं कि जो ये चकती थी, इस चकती के ऊपर कंप्लीट पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेता हूं, अल्पांश ds। अगर कंप्लीट पे आवेश q था तो इस अल्पांश पे आवेश कितना हो जाएगा, dq। तो यहां ds क्षेत्रफल पर वितरित आवेश कितना है, dq। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना वितरित होगा, dq अपॉन ds। और ये भी क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो यहां से पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की परिभाषा क्या बनती है कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर q अपॉन s होता है या फिर dq अपॉन ds होता है। अब यहां हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, वही देखो, आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम, बटा क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कूलाम का तो विमीय सूत्र होता है A1 T1 और
पर मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो कितना बन जाएगा L माइनस 2, और इसके अंदर M काउंट नहीं हो रहा है तो M के लिए कितना हो जाएगा 0। ये इसका V में सूत्र होता है। आगे अगला है तीसरा आयतन आवेश घनत्व। अगर आवेश आयतन के अनुदिश वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण में जो आवेश बहुत पास पास है तो आयतन आवेश घनत्व ज्यादा होगा। अगर आवेश का वितरण दूर दूर है तो उसका आयतन आवेश घनत्व रो कम हो जाएगा। रो इसका सिंबल है। अब यहां देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अचालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला है, इसके अंदर क्या होगा, आयतन शामिल होगा, और इसकी मैं त्रिज्या मान लेता हूं r। तो जो इसका आयतन v है वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसको आवेश देते हैं और इसके आयतन में वितरित करते हैं तो अचालक होने के कारण संपूर्ण आवेश कहाँ होगा, इसके आयतन में ही रहेगा, पृष्ठ पर नहीं आएगा। अब मैं यहां ये कहूं कि जो टोटल आवेश है वो क्यों वितरित है, तो v आयतन में वितरित आवेश कितना है q, तो एकांक आयतन में आवेश वितरित कितना होगा q/v। और एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो इसकी इक्वल हमें क्या लिखना चाहिए, रो। तो रो बराबर कितना हो जाएगा q/v। या मैं ऐसे कहूं कि रो बराबर आवेश बटा आयतन कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। चार्ज पर यूनिट सरफेस, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहां पर मैं ये कहूं कि इसका जो स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम है या स्मॉल, ये बहुत अल्प आयतन आवेश, आयतन अल्पांश वो dv है। तो dv अल्पांश आयतन पे आवेश वितरित है, मान लेता हूं dq। तो फिर एकांक आयतन पर कितना आवेश वितरित हो जाएगा dq/dv, और ये भी क्या कहलाता है, रो। तो रो के फॉर्मूले dq/ क्या बनता है dv। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसका यूनिट क्या बनेगी, देखो आवेश बटा आयतन, और आवेश का मात्रक कितना होता है कूलाम, और आयतन डिवाइड में आ रहा है तो आयतन का मात्रक कितना होता है मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। और इसका v में सूत्र क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m0, देखो कूलाम के लिए क्या लिखा जाता है A1 और T1, और बटा मीटर क्यूब है, और ये ऊपर आएगा तो L⁻³ बन जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा इस प्रकार से आवेशों का वितरण और आवेश घनत्व कंप्लीट होता है। यानी जो हमने अब तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो लैम्डा होता है वो कितना होता है q/L, या फिर मैं ये कहूं कि जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता था dq/dl। ये हम लिख सकते हैं। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि q की वैल्यू लिखना चाहें तो q कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L, और यहां से अगर हमें dq की जरूरत पड़े तो लैम्डा इंटू dl, ये हम लिख सकते हैं। इनका हमारे यूज होगा। ये तो रेखीय आवेश घनत्व की बात थी। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए हम क्या यूज करते हैं सिग्मा, और सिग्मा के लिए हम लिखते हैं q/s, और s क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है। और या फिर हम सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं dq/ds। अब इसको हम लिखना चाहें तो q बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा s, और इसके लिए लिखना चाहें तो dq बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, ये हम लिख सकते हैं। आगे हम आयतन आवेश वितरण की बात करते हैं तो वहां पर आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। आयतन आवेश घनत्व के लिए हमने क्या लिखा था रो, और रो बराबर कितना होता है q/v। v क्या है आयतन, q क्या है आयतन वितरित आवेश। ऐसे ही हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं dq/dv, यानी अल्पांश आवेश ये आयतन में वितरित अल्प आवेश dq। और यहाँ से q की वैल्यू लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा रो इंटू v, और यहाँ से अगर हम इसकी dq की वैल्यू लिखना चाहें तो रो इंटू dv। ये हमारे यूज होंगे, ये भी यूज होगा, ये भी सारे यूज होंगे फॉर्मूले। तो आप इसको समरी में ये अपना जो अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना। अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है वो ये था
कि आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है और आवेश का घनत्व, ये 3 प्रकार के हमने पढ़ लिए हैं, रो, सिग्मा और लैम्डा। अब जो अगला अपना टॉपिक ये है कि आवेश का जो वितरण होता है, चाहे रेखीय आवेश वितरण हो, चाहे पृष्ठीय आवेश वितरण हो, चाहे आयतन आवेश वितरण हो, इन तीनों ही प्रकार के आवेश वितरण के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है रेखीय आवेश वितरण। अब यहां देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई ये आवेशित पतला तार है, या छड़ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, रोड, ये आवेशित पतला तार या कोई छड़ है, और उस छड़ को मैं ऐसे बना देता हूं कि कोई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, और इस छड़ के ऊपर आवेश वितरित है। अब ये बहुत पतली है और इसके अंदर लंबाई है, तो हम ये कहेंगे कि जो ये आवेश वितरण है ये कैसा होगा, रेखीय आवेश वितरण होगा। और रेखीय आवेश वितरण है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो मैं यहां पर रेखीय आवेश घनत्व के लिए क्या लिख देता हूं, लैम्डा, कि हमारे पास जो तार दिया हुआ है इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, और जो इसका आवेश है टोटल वो मान लेता हूं कि कितना है, क्यू आवेश है, या इसको स्मॉल क्यू कह दो, कि इस तार के ऊपर कुल आवेश क्यू है, इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना होगा, लैम्डा। यहां पर मैं सिग्मा क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये बहुत पतला तार है और इसकी ये जो आवेश है वो लंबाई के अनुदिश वितरित है, और तार पतला हो और आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित हो तो वहां पर हम रेखीय आवेश घनत्व यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लैम्डा लिखा है। अब अगला जो क्वेश्चन ये है कि हमें इस रेखीय चालक तार है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना है, और जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो इससे कहीं कुछ डिस्टेंस पर एक बिंदु P रखा हुआ है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमारा तरीका क्या है निकालने का, कि हम इसके ऊपर एक कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक कोई भी एलिमेंट यानी अल्पांश बोलते हैं। तो यहां पर मैं एक कोई अल्पांश लेता हूं, और जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं, इतने से की बात करो, टुकड़े की। अब इस टुकड़े के ऊपर जो चार्ज है वो मान लेता हूं कितना है, dq, और इस टुकड़े की जो लंबाई है वो मान लेता हूं कितनी है, dl, कि टोटल लंबाई जो थी इस वायर की वो l थी, l लंबाई पर q आवेश वितरित था। अब हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया dl लंबाई का, तो dl लंबाई का टुकड़ा लिया है तो इसके ऊपर आवेश भी कितना हो जाएगा, dq। अब हम क्या करते हैं कि इस dq की वजह से, छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, इतना ही एलिमेंट हम यहां पर लेंगे उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर अगला एलिमेंट लेंगे उसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ऐसे हम इस बहुत छोटे छोटे टुकड़ों का ये एलिमेंट लेंगे, सबकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और उन सबका वेक्टर सम कर देंगे, तो वो क्या इसके ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम किसी एक छोटे से एलिमेंट का वजह से या एक छोटे से अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, फिर उसका समाकलन कर देते हैं, तो क्या उस संपूर्ण का विद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो मान लेता हूं कि जो ये dl अल्पांश पर आवेश है dq, तो dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, E बराबर K और Q आवेश, तो dl की वजह से निकालते हैं, इसके ऊपर आवेश कितना है, dq, तो E dq, और हम कितनी दूरी पर निकालना चाहते हैं, यहां से ये वाले जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लेते हैं, r, तो हम यहां से r डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, तो उस r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E वेक्टर, अगर इधर r जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और उसको हम क्या लिख देंगे, r कैप, तो यहां पर डायरेक्शन की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, r कैप आ जाएगा। अब हमें यहां पर जो विद्युत क्षेत्र चाहिए E बराबर K dq r स्क्वायर, ये r कैप हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना कि dq अल्पांश आवेश है, तो अल्पांश आवेश के कारण जो यहां पर विद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी कितना होगा, अल्पांश होगा।
तो हम यहाँ पर डीई लिख देंगे। फिर से सुनो, हमने क्या किया, एक छोटे से अल्पांश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल दिया और इस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम जानते थे। अब हमें निकालना है पूरे तार के कारण, और पूरे तार के कारण निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो मैं ऐसे लिखूं, अतः संपूर्ण चालक तार के कारण या संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका समाकलन। तो ये समाकलन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा डीई वेक्टर, समाकलन का चिन्ह के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आर कैप। डीई एक अल्पांश विद्युत क्षेत्र है, समाकलन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जाएगा, आर कैप। अब यहां देखो, यहां जो ये एल क्यू ये दिए गए हैं, इनको हम लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहां पर देखो कि जो डी एल लंबाई है, इसके ऊपर कितना वितरित आवेश है, डी क्यू। तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एल, और डी क्यू अपॉन डी एल को हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम डी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी एल, तो यह आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। अब जो ये डी क्यू की वैल्यू है कि इस इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं, तो हम ऐसा लिखें कि समीकरण फर्स्ट में डी क्यू का मान रखने पर, तो डी क्यू का इसके अंदर मान रखते हैं तो ये कितना बनेगा, ई वेक्टर बराबर समाकलन का चिन्ह के डी क्यू की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल बटा आर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, आर कैप। ये इसका विद्युत क्षेत्र होगा। बाद में जो भी हमें लिमिट दी हुई होंगी वो सब लिमिट यहाँ पर रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू दी जाएगी वो लैम्डा लिख देंगे, के का मान अगर यहाँ निर्वात की बात है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आर की वैल्यू हम कहां पर निकालना चाहते हैं वो आर की वैल्यू दी हुई होगी वो रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए निकालेंगे। तो पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे तो यहाँ पर डी क्यू की जगह क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, तो यहाँ पर सिग्मा डी एस आ जाएगा। फिर आयतन आवेश की बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा रो इंटू डीवी। तो ऐसे हम तीनों ही निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं अगला, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, हम वो निकालते हैं। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो मैं कोई भी एक प्रश्न ले लेता हूं, जैसे मैंने ये टेढ़ा मेढ़ा कोई प्रश्न ले लिया है और इसका जो क्षेत्रफल है वो S दिया हुआ है और इसके ऊपर जो आवेश है टोटल वो मान लेता हूं कि Q है और पृष्ठ आवेश है तो पृष्ठ आवेश वितरण होगा, पृष्ठ आवेश वितरण यानी पृष्ठ आवेश घनत्व होगा और पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या लिख देते हैं, सिग्मा। अब हमें इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण इससे आर ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमारा तरीका क्या है कि हम एक छोटे से अल्पांश के कारण निकाल लेंगे और अल्पांश के कारण निकाल करके उसका समाकलन कर देंगे तो किसका आ जाएगा, कंप्लीट का आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि हमें जैसे कोई गेहूं की बोरी खरीदनी है तो हम क्या करते हैं कि गेहूं में परखी डालते हैं और परखी डाल करके थोड़े से कुछ उसके दाने निकाल के लाते हैं और फिर उन दानों को हम चेक कर लेते हैं कि ये गेहूं कैसे है और फिर हमें दिखता है कि हाँ गेहूं ठीक वैरायटी के हैं। तो फिर हम अनुमान लगा लेते हैं कि संपूर्ण जो बोरी है, कंप्लीट बोरी में जो गेहूं होंगे वो लगभग ऐसे ही होंगे। वो सेम ही तरीका यहाँ पर है कि हम एक एलिमेंट का निकाल लेते हैं, एलिमेंट की वजह से जो भी आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, कंप्लीट का भी ऐसे आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक कोई छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूं यहाँ पर, यानी अल्पांश, एलिमेंट अल्पांश को बोलते हैं और वो अल्पांश ले लेता हूं मैं ds। कंप्लीट है s क्षेत्रफल, छोटा सा अल्पांश ले लिया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा ds और ds के ऊपर आवेश भी कितना होगा, छोटा सा dq। अब और ये जो एलिमेंट ds है इससे कितने डिस्टेंस पर है, r पर है। तो इसकी वजह से यहां जो विद्युत क्षेत्र बनेगा क्या वो भी स्मॉल ही बनेगा और जो स्मॉल बनेगा उसको मैं क्या लिख दूंगा, अल्पांश विद्युत क्षेत्र dE वेक्टर।
अगर ये इधर आर है तो इधर ये डायरेक्शन को क्या लिखना चाहिए, आर कैप हो जाएगा। अब मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं कि अल्पांश क्षेत्रफल ds पर उपस्थित आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अल्पांश विद्युत क्षेत्र d e वेक्टर कितना हो जाएगा, k आवेश कितना है dq, कितनी दूरी पर निकालना है r पर, उसका स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, r कैप हम लिख सकते हैं। अब यहां संपूर्ण का निकालना है तो ऐसे लिखो कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या लिखा जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो ई वेक्टर बराबर समाकलन का चिन्ह k dq अपॉन r स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, r कैप। अब यहां पर कैसा वितरण है, ये पृष्ठ आवेश वितरण, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या कहती है, सिग्मा बराबर dq अपॉन ds। अगर यहाँ q की बात होती तो q अपॉन s का हम ले लेते, dq आया है तो हम dq अपॉन ds, इसलिए dq के बराबर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इंटू ds, और ये dq की वैल्यू किसके अंदर रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से जो e वेक्टर बनेगा वो कितना आ जाएगा, k और dq की जगह सिग्मा इंटू ds बटा r स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, r कैप। ये इसका आंसर लो। ऐसे ही तीसरा क्या आ जाएगा, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, तो हम तीसरे को सोल्व कर लेते हैं। आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश वितरण है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र। देखो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, घन की बात करें, ये कोई घन की बात करते हैं। अब इस घन के अंदर आयतन परिबद्ध है, तो आयतन, और हम कह देते हैं कि जो आवेश है वो इसके आयतन में वितरित है, तो आयतन में जो आवेश वितरण होगा पृष्ठ पर नहीं है, तो ये आयतन आवेश वितरण है, और इसके जो आयतन है वो मान लेता हूं कि कितना है, कंप्लीट आयतन v है, और जो इसके अंदर आवेश है टोटल वो कितना है, q है, और जो इसका आयतन आवेश घनत्व होगा वो क्या लिखा जाएगा, रो। अब हमें इसकी वजह से और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं अंदर, यानी एक छोटा सा घन ले लेंगे अंदर, और उस घन के ऊपर जो आवेश आयतन है वो मान लेते हैं कितना है, dv, और इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना मान लेते हैं, dq। अब हम इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, और फिर हम समाकलन कर देंगे तो पूरे भाग का आ जाएगा, तो इससे ये r डिस्टेंस पर है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये r कैप, और यहाँ पर इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कितना बनेगा, dE वेक्टर बनेगा। अब मैं यहां पर ये कहूं कि बिंदु P पर आयतन अल्पांश आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, dE वेक्टर बराबर k dq बटा r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी, और ऐसे लिखूं कि संपूर्ण आयतन पर वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और वो विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो ई वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा समाकलन का चिन्ह k dq अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ r कैप। आगे
किसकी बात हो रही है? आयतन आवेश वितरण की। तो आयतन आवेश घनत्व आ जाएगा, तो हम यहां पर लिख देंगे कि आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, और आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है? रो बराबर dq अपॉन dv। इसलिए dq क्या बन जाएगा? रो इंटू dv, और dq की वैल्यू कहां रख देंगे? यहां पर। तो ई वेक्टर कितना निकल के आएगा लास्ट में? ई वेक्टर बराबर समाकलन का चिन्ह k और dq की जगह रो इंटू dv बटा r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? r कैप। और आप चाहो तो k का मान कितना रख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप लिख सकते हो। बाकी का अगले लेक्चर में। थैंक यू।